फाइनली दोस्तों आ गए हम लोग चैल। लेकिन नरेशन मैं चैल में ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री इस शिमला की इस चैल से नहीं शुरू करूँगा, क्योंकि शिमला की हिस्ट्री शिमला से ही शुरू होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ शिमला फ्रॉम शिमला। धन्यवाद, देखते रहिए आप लोग। और उसके आगे आएगा टॉय ट्रेन, उसके बाद आएगा जाखू टेम्पल, उसके बाद आएगा नालदेरा, उसके बाद आएगा मशोबरा, उसके बाद आएगा कुफरी, उसके बाद आएगा चैल, उसके बाद आएगा राष्ट्रपति भवन। और अभी तक बस इतनी जगह मैं गया हूँ, और आगे का नरेशन मैं बाद में करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। तो 2-3 चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप शिमला घूमने आ रहे हो तो यहाँ पे लुटेरे कम नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं बता दूँ कि 3000 से 3500 होता है एक दिन का टैक्सी का भाड़ा। अगर आपको लोग 5000 6000 बोल रहा है, जो कि स्टार्टिंग में बोलेगा ही, तो मत देना, सीधा बोलना नहीं देंगे, बस से चले जाएंगे। और अगर बिल्कुल नहीं मानता है तो स्कैंडल पॉइंट पे आपको बस मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से बस पकड़ना। कुफरी, चैल, राष्ट्रपति भवन और एडवांस स्टडी और भी बहुत सारी जगह हैं, तो ये सब सस्ते में हो जाएगा। टॉय ट्रेन पकड़ना दोस्तों अगर आपको हिमाचल घूमना हो तो, शिमला से लेकर कालका के बीच में, क्योंकि काफ़ी सस्ता में आपको ट्रैवल हो जाएगा। और मैं अपने मशोबरा का स्टे ज़रूर आप लोगों को मैंने पोस्ट भी डाला है और मैं लिंक भी डाल दूंगा उसका। तो वो काफ़ी सस्ता स्टे है, मैंने 15,000 में 1 महीने के लिए बुक किया। बचना लोगों से यहाँ पर, बचना, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस के नाम पर काटते बहुत हैं और बड़ा ख़तरनाक जगह है यार। कैब वालों का फिक्स होता है, वो आपको ले जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए, और सब जगह आपको बोल के ले जाएंगे बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, हॉर्स राइडिंग, और बोलेंगे काफ़ी सेफ़ है। सेफ़ ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग गिर चुके हो घोड़े से। आप मेरा शॉर्ट्स दे सकते हो नालदेरा में, तो घोड़े से तो बिल्कुल ही मत राइड करना, कोशिश करना जितना हो सके पैदल कोशिश करो, अपना जर्नी पैदल रखना या फिर कैब से रखना। और कैब वाले के बातों में मत आ जाना, क्योंकि साले लोग का फिक्स होता है, ये लोग हर जगह से कमीशन फिक्स रखते हैं अपना। तो समझदारी से दोस्तों जो भी करना, बस यही सब जानकारी देना था। धन्यवाद। बाकी आप लोग हिस्ट्री देखो, इंडिया के बारे में जानो, शिमला के बारे में जानो, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पूरा का पूरा देवदार पेड़ से घिरा हुआ ये शहर इतना बेहतरीन लगता है जब शाम के वक्त होता है, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, 5 से लेकर 6 बजे के बीच में, जब ऊपर नीला आकाश, उसके नीचे हल्का ऑरेंज, उसके नीचे रेड, उसके नीचे डीप रेड एंड उसके नीचे ब्लैक। मैं सारे शूटिंग किया हूँ शाम के वक्त का, मोस्टली मैं दिन के वक्त को चुनता था, लेकिन इस बार मैंने शाम का वक्त चुना है, क्योंकि बेहतरीन नज़ारा होता है। शिमला काफ़ी खूबसूरत है, मैंने कई हिल स्टेशन घूमे हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत जो लगता है वो शिमला ही है। और ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि आपको बिल्कुल शहरों जैसा लगेगा। सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, अमेजन, स्विगी, जोमेटो सब आता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी देते रहूँगा। हर हर महादेव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देनी थी दोस्तों कि शिमला अगर आप आ रहे हो तो दिमाग से नॉनवेज निकाल देना, क्योंकि मैं भी एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन मतलब बस चिकन खाता हूँ, तो मुझे चिकन काफ़ी पसंद है। लेकिन यहाँ पे बड़ा मुश्किल से आपको मिलेगा। एक वुडरॉक कैफ़े करके मुझे रिज पर मिला था, जहाँ पे मैंने चिकन मोमोज़ खाया। और शेरे पंजाब में बिरयानी बिल्कुल मत खाना, बहुत ही वाहियात, उल्टी होने का बच गया मैं। तो ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे नॉनवेज कम मिलता है, एक्चुअली शिमला में 2014 से चिकन बैन है, सारे नॉनवेज बैन है, कटना बैन है। एक्चुअली मिलता है रिज के नीचे एक जगह पर है, जहाँ पे चिकन आपको मिल जाएगा, मटन मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा। वो एक मार्केट है नॉन वेजिटेरियन का, और उसके अलावा कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आपको नॉनवेज देखने को मिलेगा या कटने को मिलेगा। एक्चुअली इलीगल है। और बचना मतलब मत ही खाना नॉनवेज, क्योंकि जहाँ पे नहीं कटता है ऑब्वियसली वहाँ पर क्या पता कल का परसों का कब का लाया हो। तो और नॉनवेज मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फ्रेश नहीं खा रहे हो तो मत ही खाओ। तो ये भी एक जानकारी थी जो देना था। तो अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो थोड़ा निराशा हाथ लगेगी, लेकिन वुडरॉक कैफ़े का चिकन मुझे अच्छा लगा, थोड़ा फ्रेश लगा, बनाया भी काफ़ी अच्छा था उन लोगों ने। मैंने बस चिकन मोमोज़ खाया, बाकी सब कुछ तो ट्राई नहीं किया। आप लोग ट्राई करके देखना, ये रिज पर है, लक्कर बाज़ार के पास। और बस यही बताना था। यूँ तो भारत में कई हिल स्टेशंस हैं जिन्हें क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजों का बसाया हुआ यह शहर
इंडिया की सबसे पहले क्वीन ऑफ हिल्स कहलाने वाली शहर बनी। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस शिमला की हिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला है। यह ब्रिटिश काल में देश की समर कैपिटल भी थी। गर्मियों में अंग्रेज यहीं से भारत का शासन करते थे। शिमला जिले की ऊंचाई 300 से 6000 मीटर तक है। अंग्रेजों को पहाड़ों की रानी शिमला में अपने देश की झलक दिखती थी। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे हूबहू इंग्लैंड के शहर की शक्ल देने की कोशिश की। खास बात यह है कि साल के ज़्यादातर समय शिमला में ही बिताते थे अंग्रेज। आज भी ऐतिहासिक भवन पर्यटकों के लिए आकर्षण है। सन 1947 में आज़ादी मिलने तक शिमला को समर कैपिटल का दर्जा मिला था। इसे बसाने का श्रेय प्रसिद्ध चार्ल्स ब्रैट कैनेडी को जाता है। कैनेडी को अंग्रेजों ने पहाड़ी रियासतों का राजनीतिक अधिकारी नियुक्त किया था। सन 1822 में उन्होंने यहाँ पहला घर बनाया, जिसे कैनेडी हाउस के नाम से जाना गया। साल 1830 में शिमला को शहर की तरह बसाने की कवायद शुरू हुई। 1832 में ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड पीटर आरोनसन ने महाराजा रंजीत सिंह से जमीन ली। 1864 में अंग्रेजों ने इसे आधिकारिक तौर पर समर कैपिटल घोषित किया। इस क्षेत्र की ज़्यादातर ज़मीनें या तो पटियाला रियासत या फिर स्थानीय क्योथल रियासत के पास थी। आज़ादी के बाद शिमला पंजाब की राजधानी बन गई और बाद में हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम रखा गया। साल 1903 में कालका और शिमला के बीच एक रेल लाइन का निर्माण हुआ। इस रेल लाइन को अब हेरिटेज रेलवे ट्रैक का दर्जा नियुक्त है। साल 1903 में बिछाई गई इस 96 किलोमीटर कालका शिमला रेल लाइन में 103 सुरंगें हैं, 800 पुल और 18 रेलवे स्टेशन हैं। समुद्र तल से ट्रैक की ऊंचाई 2800 फीट से लेकर 7000 फीट है। साल 2008 में यूनेस्को ने इस रेल लाइन को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। इस रेल लाइन पर 1906 में अंग्रेजों ने भाप इंजन दौड़ाना शुरू किया और आज भी इसकी शान है। 1971 तक यह इंजन सुचारू रूप से चलाया जाता था, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। साल 2001 में फिर से इसका संचालन हुआ। अब केवल बुकिंग पर इस इंजन को चलाया जाता है। दरअसल अंग्रेज शिमला को शिमला कहते थे। 80 के दशक में हिमाचल सरकार ने हिंदी में इसके बोलने के हिसाब से अंग्रेजी में भी शिमला लिखने की अधिसूचना जारी की। वही मान्यता है कि साल 1845 में शिमला के पास कालीबाड़ी मंदिर देवी श्यामला बनाया है। बाद में इसी के नाम पर शिमला नाम प्रचलित हुआ। श्यामला माँ को देवी काली का भी अवतार माना जाता है। मंदिर में देवी की लकड़ी की एक मूर्ति प्रतिस्थापित है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों की बात हो और कालका शिमला रेलवे लाइन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस रेलवे ट्रैक का जलवा फिल्मी पर्दे से लेकर इतिहास की किताबों तक छाया हुआ है। आज भी इस लोकेशन का क्रेज पर्यटकों में बना हुआ है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। यह जितनी खूबसूरत जगह है, उतनी ही दिलचस्प इसके बनने की कहानी भी है। कालका शिमला रेलवे के निर्माण की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। 96 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले इस रेलवे ट्रैक पर 800 ब्रिज से ट्रेनें गुजरती हैं। भारत की पहाड़ियों पर बने सबसे खूबसूरत रेलवे ट्रैक्स में से यह एक है। इसके बनने की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इस रेलवे लाइन को टॉय ट्रेन लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर चलने वाली ट्रेन 1 घंटे में 22 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह रेलवे ट्रैक हिमाचल की खूबसूरत वादियों से गुजरती है। देवदार के पेड़, छोटी पहाड़ी पहाड़ियाँ, हिमाचल की हरियाली और छोटे छोटे आकर्षक ब्रिज, यह रेलवे ट्रैक जन्नत की सैर कराता है। कालका शिमला ट्रेन प्रोजेक्ट साल 1898 में लॉन्च हुआ था। ट्रेन सर्विस की शुरुआत 9 नवंबर 1903 से हो गई थी। धर्मपुर में इस रेलवे ट्रैक का सबसे बड़ा पुल है। इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन थे। इस ट्रैक पर 103 टनल है, जिनमें से एक अब फंक्शन में नहीं है। हर टनल से कुछ न कुछ किस्से जुड़े हैं।
इसका सबसे बड़ा टनल बरोग है। बरोग का नाम चीफ इंजीनियर बरोग के नाम पर पड़ा है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त पहाड़ियों के 2 सिरों को सुरंगों से जोड़ने में मुश्किल हो रही थी। कई बार की कोशिशों के बाद भी उन्हें जोड़ा नहीं जा सका। तो दोस्तों, आप लोगों ने मूवी देखी होगी जब वी मेट, और जो वहाँ से नीचे उतरते हैं शाहिद कपूर और करीना कपूर, ये वही समर हिल है। बरोग 2 छोरों को जोड़ने में फेल हो गए, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर ₹1 का फाइन लगा दिया। फाइन लगाने से आहत होकर बरोग ने खुदकुशी कर ली। जहां उन्होंने खुदकुशी की थी, उस सुरंग को टनल 33 के नाम से जाना जाता है। यह टनल करीब 1143 मीटर लंबी है। यह एक लंबे अरसे तक भारतीय रेलवे की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग बनी रही। यह एक सीधी सुरंग है जो पत्थरों को चीरकर बनाई गई है। कैसे है भैया? बस क्या सोलन कितने देर के बाद आएगा? सोलन अभी टाइम लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। आज ये दाल चने तो इसके बाद कितना स्टेशन और है? आज ये और भी दाल चने। इसके बाद और कितना स्टेशन है सर? सर अभी है 6 स्टेशन। आज ये दाल चने आज ये छोला का चला। हम तुमसे 3 गुना लगान वसूलेगा। ऑनलाइन भी हो जाएगा। मैंने तो और बोले ये दाल चने का, ये दाल चना बोले ये हाँ जी ऑनलाइन डिजिटल इंडिया दोस्तों, ऑनलाइन हो रहा पेमेंट। इस रेलवे ट्रैक को पूरा कराने में एक स्थानीय ग्रामीण बाबा भलकू का बड़ा योगदान था। वे अनपढ़ थे, लेकिन बिना किसी आधुनिक उपकरणों के महज एक छड़ी से एक अंग्रेज इंजीनियर को सुरंग मिलाने की राह दिखा दी थी। अंग्रेजों ने उन्हें पुरस्कार भी दिए थे। बाबा भलू के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है। कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने साल 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। हेरिटेज म्यूजियम पूरे क्षेत्र के इतिहास की झलक दिखाता है। यह इलाका एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। कालका शिमला रेलवे स्टेशन के बीच कुल 18 स्टेशन हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: कालका, टकसाल, गुम्मन, कोटी, सनवारा, धर्मपुर, कुमारहट्टी, दरसाई, बरोग, सोलन, सलोगरा, कंदाघाट, कनोह, कैथली घाट, शोघी, तारा देवी, जतोग, समर हिल और शिमला आखिरी स्टेशन। 2 रेगुलर पैसेंजर ट्रेन और 3 टूरिस्ट ट्रेन चलती हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस। यह प्रीमियम ट्रेन है जो एक बार में 120 पैसेंजर को ले जाती है। इसका सिर्फ एक ही स्टॉप है। इसमें खाना भी यात्रियों को दिया जाता है। दूसरा है हिमालयन क्वीन। यह नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है। इसके 9 स्टॉप है और इसमें खाना नहीं मिलता है। तीसरा है रेल मोटरी कार। इसमें सिर्फ 14 लोग बैठ सकते हैं। इसमें खाना भी दिया जाता है। इसकी टिकट आसानी से नहीं मिलती। छत भी ग्लास की होती है। और चौथा है कालका शिमला पैसेंजर ट्रेन। इसमें सिर्फ एसी उपलब्ध है, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यह बहुत ज़्यादा भीड़ वाली ट्रेन है।
इनके अलावा टूरिस्ट सीजन होने पर खास ट्रेन चलाई जाती है। यह मई से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर और दिसंबर और जनवरी में चलती है। इसमें से एक ट्रेन है शिवालिक स्पेशल। इसका टाइम IRCTC की वेबसाइट से पता चल जाएगा। हाल ही में कालका शिमला रूट पर एक नई ट्रेन शुरू हुई है। इस ट्रेन का नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस। इसमें विस्टा डोम कोचेज, शीशे से बनी हुई छत और खिड़कियां वाले कोच हैं। हर कोच में 15 लोगों के बैठने की जगह है और अगर ज़्यादा धूप हो तो पर्दों का सहारा लिया जा सकता है। यह ट्रेन सुबह 7 बजे से कालका स्टेशन से चलती है और दोपहर 1 बजे यह पहुंचती है। इसके अलावा 3:50 पर शाम में शिमला से वापस आती है, जो कालका स्टेशन रात 9:15 पर पहुंचती है। अगर आपको लगता है कि इतनी खूबसूरत वादियों की सैर कराने वाली ट्रेन का किराया बहुत ज़्यादा होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। शिवालिक का किराया 510 रुपये है। इसी के साथ रेल मोटर का किराया 320 रुपये है। इतने कम किराए में आप बहुत ही अच्छे से आरामदायक सीट पर बैठे हुए वादियों का मज़ा लेते हुए शिमला पहुंच सकते हैं। बाकी ट्रेन्स में कई क्लास है और उनके किराए इससे भी कम है, लेकिन सुविधाजनक यही ट्रेन रहेंगी। साथ ही जिन खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर यह रुकती है वो भी काफ़ी अच्छे और सौंदर्यपूर्ण लगेंगे। चंडीगढ़ से कालका बहुत पास है, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा स्टेशन पहुंचने में। टॉय ट्रेन में सबसे अधिक कालका शिमला ट्रेन बॉलीवुड के लिए आकर्षण का केंद्र रही। लगभग 1974 में सुपरहिट फिल्म दोस्त का गाना गाड़ी बुला रही इसी मार्ग पर फिल्माया गया था। बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्म आराधना के मशहूर गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी की शूटिंग भी इसी रूट पर हुई थी। इसके अलावा शम्मी कपूर की फिल्म बॉयफ्रेंड का गाना मुझको अपना बना लो कालका शिमला रेल मार्ग पर ही शूट हुआ था। इसके अलावा जब वी मेट, सनम रे और रमैया वस्तावैया जैसी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे पहुंचे जाखू मंदिर। जाखू मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से करीब आधे घंटे की कठिन चढ़ाई तय करके पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जाखू मंदिर जाने के लिए अब जाखू रोपवे का निर्माण भी किया गया है। जाखू मंदिर तक पहुंचने के लिए अब महज 6 मिनट का सफ़र तय करना पड़ता है। जाखू रोपवे की लंबाई 400 मीटर से अधिक है। यहाँ रोपवे पर कुल 4 ट्रॉलियाँ संचालित की जाती है। शिमला आने वाले सैलानी जाखू की चोटी पर प्राचीन हनुमान मंदिर तक जाने के लिए इस रोमांचकारी सफर का आनंद लेते हैं। शिमला में जाखू रोपवे लंबे अरसे से संचालित किया जा रहा है। वैसे तो यह रोपवे शिमला की टूटीकंडी बस अड्डे से जाखू तक प्रस्तावित था और इसकी ऊंचाई 3600 मीटर है, लेकिन अभी इसे US क्लब के पास से जाखू तक संचालित किया जा रहा है। जाखू रोपवे की खासियत और आकर्षण की बात की जाए तो घने देवदार के पेड़ों के बीच से होकर गुजरने वाले इस सफ़र में प्रकृति के दर्शन होते हैं। जाखू तक जाने के रास्ते में सिंदूरी रंग की वीर बजरंगबली की प्रतिमा को देखना रोमांचकारी अनुभव होता है। रोपवे से सफ़र कर रहे पर्यटकों का कहना है कि यहाँ सुरक्षा के पर्याप्त और अचूक इंतजाम है और किसी तरह का कोई डर उन्हें नहीं लगा। रोपवे में सफ़र करना काफ़ी रोमांच भरा है। ट्रॉली से पूरे शिमला का नज़ारा देखने का मज़ा ही अलग है। वही रोपवे की संचालक कंपनी का नाम जैक्सन है। इस रोपवे को शुरू हुए 5 साल हो गए हैं और अभी तक यहाँ कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा साल में 4 बार लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी इसका निरीक्षण करते हैं और समय समय पर सुरक्षा को लेकर लाइव डेमो भी कर्मियों द्वारा किया जाता है।
क्रेगनानो भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला नालदेहरा मार्ग पर समुद्र तल से लगभग 7,700 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा शहर है। क्रेगनानो नेचर पार्क, जो अपनी अद्भुत इतालवी शैली की संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, हाल ही में ब्रिटिश काल की एक पूर्व इतालवी हवेली के स्थान पर बनाया गया है। क्रेगनानो एक इतालवी घर का निर्माण एक प्रसिद्ध इतालवी फोटोग्राफर शेवेलियर फेडेरिको पेलाइट द्वारा शुरू किया गया। शेवेलियर की इतालवी जड़ों का एक स्मारक यह घर आज मशोबरा में देखने के लिए सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। शिमला और मशोबरा उन आगंतुकों के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो सुरम्य शहर देखना चाहते हैं। घर पूरी तरह से लकड़ी से बना है और यहाँ चमचमाती नदियों और विशाल देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। शिमला से क्रेगनानो नेचर पार्क जाने का सबसे सुविधाजनक तरीका यह है कि आप अपनी कार लें और सीधे पार्क कर ड्राइव करें। वैकल्पिक रूप से शिमला में मशोबरा तक स्थानीय बस लेना परिवहन का सबसे किफायती तरीका है। इसके अलावा आपको 10 से 15 मिनट तक ऊपर चढ़ना होगा। बीच में बुद्ध की मूर्ति वाला एक छोटा सा फूलों का बगीचा कई आगंतुकों को आकर्षित करता है। क्रेगनानो पार्क आने का सर्वोत्तम मौसम शीतकाल है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है, यह विभिन्न मनमौजी गतिविधियों में भाग लेने का एक शानदार मौका पेश करता है। परिणाम स्वरूप अक्टूबर और नवंबर से फरवरी और मार्च के महीने शांत क्रेगनानो नेचर पार्क को देखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। हम जब भी हिमाचल प्रदेश घूमने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कुल्लू मनाली, शिमला, धर्मशाला जैसी जगह सोचने लगते हैं। लेकिन अब ये जगह इतनी भीड़ वाली हो चुकी है कि हर कोई नई नई जगहों की तलाश करने लगा है। अगर आप भी ऐसे जगहों पर घूम घूम कर तंग आ गए हैं तो चलिए आज हम आपको हिमाचल के एक ऐसे ऑफबीट जगह पर लेकर चलते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा पर घूमा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम लोग आज नालदेहरा और मशोबरा की। यदि आप क्वीन ऑफ हिल्स शिमला आए हैं तो नालदेहरा जाना न भूलें। हरी भरी वादियों के बीच बसे इस पर्यटक स्थल की अपनी ही खासियत है। समुद्र तल से करीब 2044 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पर्यटक नगरी में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। नालदेहरा स्थित 9 होल का गोल्फ कोर्स भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। यहाँ हर साल गोल्फ टूर्नामेंट भी होता है। यह गोल्फ कोर्स अंग्रेजी शासनकाल से लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर तैयार किया गया था। वह इस स्थान की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा का दूसरा नाम ही नालदेहरा रख दिया। नालदेहरा के साथ ही नाग मंदिर है जो अपनी प्राचीनतम कलाकृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ अब हिमाचल पर्यटक निगम के होटलों के अलावा कई पर्यटक होटल भी बन गए हैं जिससे सैलानी यहाँ ठहराव कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में नालदेहरा का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। यहाँ खूब बर्फ गिरती है। इसी रूट से होते हुए आप तत्तापानी भी जा सकते हैं जो एक तीर्थ स्थल है। नालदेहरा शिमला के करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में कुफरी भी पड़ता है जो अपनी हरी भरी वादियों के लिए जाना जाता है। नालदेहरा के करीब 25 किलोमीटर दूर जुबरहट्टी एयरपोर्ट है। शिमला रेल से भी जुड़ा है और शिमला से यहाँ आने के लिए प्राइवेट टैक्सियों और बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों आए हुए हैं हम लोग इस वक्त जहाँ पीछे, ये शिमला के पास ही है, आधा घंटा दूर है वहाँ से। आप लोगों ने एक गाना सुना ही होगा, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। फिल्म का नाम था कुदरत, और उसमें एक गाना था कि तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। इसकी शूटिंग यहीं हुई है। बड़ा ही अच्छा जगह, मैं काफ़ी सालों से खोज रहा था। फाइनली इस बार जहाँ मैं होम स्टे किया हूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वहीं हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मंकी मैन, ये मेरा सैंडविच लेके चला गया है और खा रहा है, और सारा ब्रेड फेंक दिया। बेवकूफ़ का बच्चा, खाया भी नहीं, फेंक रहा है। तो दोस्तों हिम्मत करके आ गया हूँ फिर से एक बार नालदेहरा। उम्मीद है कि इस बार नहीं गिरूँगा। द रीज़न इसकी इस बार मैंने घोड़ा नहीं, खुद से ट्रैकिंग करने का सोचा और खुद से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ मैं अब। किसी घोड़े या खच्चर की आवश्यकता नहीं है मुझे ज़िंदगी जीने के लिए। और आप लोग से भी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे तरह भक्त हो महादेव के,
तो किसी खच्चर और घोड़े पर अन्याय मत करना और स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी मैं देता रहूँगा। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है नालदेहरा का। तो दोस्तों, अगर आप लोग नालदेहरा आ रहे हो तो 2 रास्ते हैं, एक खच्चरों के लिए और एक इंसानों के लिए। तो मैंने खच्चर वाला रास्ता चुना था एक बार, लेकिन वहाँ पर मेरे बुरी तरह बेइज्जती हो गई घोड़े से गिरकर। तो इस बार मैंने इंसानों वाला रास्ता चुना है और मैं इंसानों वाले रास्ते पर ही आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा चलने को। इंसानियत की तरफ बढ़िए, इंसानों वाला रास्ता चुनिए। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं जिनके साथ खड़ा हूँ ये हमारे प्रिय राम जी। इन्होंने मुझे यहाँ नालदेहरा लेकर आया और इन्होंने मुझे बताया कि घोड़े की सवारी करने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप पैदल चल के जाओ, क्योंकि घोड़े की सवारी आपको जंगलों के बीच से ले जाएगी। ऐसा सुहावना दृश्य गोल्फ कोर्स का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बार एंड रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग आए हैं और हम लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ पी भी रहे हैं। लेकिन तो राम जी, आप बताना चाहेंगे लोगों को कि घोड़े की सवारी ना करें। हाँ जी, यहाँ तक पैदल भी पहुँच सकते हैं वो करके, और नज़दीक है, खास दूर नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पैदल ही सवारी करें। घोड़े की सवारी जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एक तो इंडिया के जितने भी हॉर्स राइडिंग एरियाज़ है वहाँ पे घोड़े ट्रेन नहीं होते हैं, और दूसरा ये कि किसी इंसान या जानवर पर अत्याचार बराबर है मेरे नज़र में। तो ना आप इंसान पर अत्याचार करें और ना जानवरों पर अत्याचार करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। चलिए बाय बाय। राम जी, एक बार अपनी तरफ से हाय कर दीजिए। मशोबरा 1850 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक हिंदुस्तान तिब्बत रोड के माध्यम से राज्य की राजधानी शिमला से जुड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2146 मीटर है। मशोबरा आने के 3 मार्ग हैं, हवाई जहाज से, रेल से और सड़क से। चूंकि ये शिमला से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मशोबरा का पास का हवाई अड्डा भी शिमला में ही है। मशोबरा का स्टेशन, रेल स्टेशन भी शिमला से ही है और सड़क मार्ग यहाँ पर आने का चंडीगढ़, दिल्ली, मनाली, मंडी, शिमला इन जगहों से उपलब्ध है। राष्ट्रपति निवास शिमला या दी रिट्रीट ऐतिहासिक इमारत की खासियत होती है कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी अहमियत बढ़ती ही चली जाती है। राजधानी शिमला से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर मशोबरा में दी रिट्रीट की ऐतिहासिक इमारत है। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण साल 1850 में कोटी के राजा ने करवाया था। मौजूदा वक्त में इस ऐतिहासिक इमारत का इस्तेमाल राष्ट्रपति निवास के तौर पर होता है। देश भर में केवल 4 ही राष्ट्रपति निवास है और इनमें से एक शिमला में स्थित है। देश में दिल्ली, हैदराबाद, शिमला और देहरादून इन 4 ही जगहों पर राष्ट्रपति निवास है। इन दिनों इस ऐतिहासिक इमारत को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। आम जनता सिर्फ 50 रुपए की मामूली टिकट खरीदकर इस ऐतिहासिक इमारत का दीदार कर सकती है। देश के राष्ट्रपति गर्मियों के वक्त इस निवास में रहने आते हैं। साल 1860 में कोटी के राजा ने इस इमारत का निर्माण करवाया था। उस वक्त सिर्फ यहाँ एक ही मंजिल थी। साल 1860 में एमसी कमिश्नर लॉर्ड विलियम ने कोटी के राजा से इस इमारत को लीज पर लिया। उस वक्त उन्होंने इस भवन को लीज पर लेने के लिए 2885 रुपए की भारी राशि चुकाई थी। साल 1890 में चलकर इस इमारत में 2 मंजिल बनवाई गई। यह ऐतिहासिक इमारत 10,628 वर्ग फीट में फैली है। आज़ादी से पहले इस ऐतिहासिक इमारत में वायसराय रहा करते थे। वे ऑब्जर्वेटरी हिल पर बने वायसराय लॉज की इमारत से वीकेंड पर यहां आया करते थे। वायसराय लॉज की इस इमारत को आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है, जो साल 1888 में बनकर तैयार हुआ। इसी साल 23 अप्रैल से इस ऐतिहासिक इमारत को आम जनता के दीदार के लिए खोल दिया गया।
तब से लेकर अब तक करीब 18,000 लोग इस ऐतिहासिक इमारत का दीदार कर चुके हैं। राष्ट्रपति निवास में ऐतिहासिक महत्व की चीजों को संजोकर रखा गया है। राष्ट्रपति निवास की मेंटेनेंस केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के पास है। मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास के देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक की तस्वीर लगाई गई है। यहाँ आने वाले लोग के पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ी स्मृतियों के साथ उनसे जुड़ी खास चीजों का भी दीदार कर सकते हैं। राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट के ठीक सामने यह एक गार्डन है। इस गार्डन में ट्यूलिप लगाए गए हैं। यहाँ डेनमार्क, लैपटॉप और येलो ट्यूलिप लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कॉपर ब्रिज के 2 पेड़ हैं जो हर 25 दिन बाद अपना रंग बदलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की स्थापना वर्ष 1965 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा शिमला में की गई थी। जिस भवन में यह संस्थान संचालित है वह पहले राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन अवकाश बिताने वाला भवन था। इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता था। इस राष्ट्रपति भवन को अंग्रेजों के दौर में वायस रीगल के नाम से जाना जाता था। यह भारत के उन प्राचीन भवनों में से एक है जिसका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है। यह भवन अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित बड़े निर्माणों में से एक है। इस भवन को अंग्रेजों के शासनकाल में वायसराय के ग्रीष्मकाल में शिमला में निवास करने के लिए बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि शिमला भारत की 1864 से लेकर 1947 तक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इस वायसरीगल का निर्माण वर्ष 1880 से प्रारंभ हुआ। इसके निर्माण का दायित्व सौंपा गया था स्कॉटलैंड के मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को। इन्हीं के देखरेख में वर्ष 1888 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन के निर्माण के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। यह भवन में स्कॉटलैंड के महलों के निर्माण में प्रयुक्त शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। इस भवन के निर्माण में ग्रे स्टोन का प्रयोग बाहरी भाग में हुआ है, वहीं अंदर के भाग के निर्माण में सागवान के लकड़ी के साथ साथ देवदार एवं अखरोट के लकड़ी का प्रयोग हुआ है। उल्लेखनीय यह है कि सागवान की लकड़ी को वर्मा से लाया गया था। इस भवन के विशाल परिसर में गुलाब के पौधों से सजा हुआ बहुत सुंदर गार्डन है। इस गार्डन में मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति को दिखाती एक बहुत ही सुंदर लोहे का कट आउट बना हुआ है। इस भवन के बिलियर्ड्स रूम में आज भी वो टेबल मौजूद है जिस पर बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लॉर्ड माउंटबेटन के बीच भारत के विभाजन को लेकर सहमति बनी थी। कैबिनेट मिशन 1946 के आगमन पर ही यह भवन फिर से ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना। भारत के आज़ाद होने के बाद यह भवन भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन अवकाश बिताने वाला स्थल बन गया, परंतु भारत के दूसरे राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे उच्च शिक्षा का स्थान बना दिया। चैल भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। यह शिमला से 44 किलोमीटर दूर और सोलन से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चैल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। चैल पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रख्यात है। यहाँ के महल को एंग्लो नेपाली युद्ध में पूर्व सहायता के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्होंने आवंटित भूमि पर ब्रिटिश राज्यकाल में पटियाला के महाराजा द्वारा समर रिट्रीट के रूप में बनवाया था। यहाँ एक क्रिकेट मैदान है और पोलो मैदान है जो 2444 मीटर की ऊंचाई पर है और इतिहास में पटियाला के पूर्ववर्ती शाही परिवार के स्वामित्व में था। यह विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। सन 1891 में पटियाला के राजेंद्र सिंह की लॉर्ड किचनर से अनबन हो गई। परिणामवश उसने उनके भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा इससे क्रोधित हुए और उन्होंने स्वयं के लिए एक नया नगर समर रिट्रीट बनाने का इरादा किया। इसलिए उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार जगह चैल का पुनर्निर्माण किया। भारत संघ में
प्रवेश के बाद पटियाला के महाराजा ने अपनी अधिकांश इमारतों को चैल मिलिट्री स्कूल और भारत सरकार को दान दे दिया। तो दोस्तों आप लोगों को फिल्म की शूटिंग दिखाते हैं जो इस वक्त अभी चैल पैलेस में शूट हो रहा है। किस्मत से हम लोगों को ये देखने को मिला। अब ये पता नहीं मूवी है, फिल्म है या फिर वेडिंग फ़ोटो शूट, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है देखकर। आप लोग भी देखिए। तो दोस्तों तो आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं चैल में सबसे काम की जगह, जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। अगर आप अकेले दोस्तों के साथ आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा, परिवार के साथ आ रहे हो तो ये काम की जगह थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार तो मैं अकेले आया हूँ, तो आप लोगों को वो काम की जगह दिखा रहा हूँ जो चैल में कोई और ब्लॉग में नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ मेरे ब्लॉग में मिलेगा आप लोगों को। ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है चैल में। धन्यवाद दोस्तों। देखिए कुफरी भारत के शिमला जिले में एक रिसोर्ट हिल स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर राज्य की राजधानी शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कुफरी का नाम कुफ्र शब्द से लिया गया है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है झील। कुफरी की ऊंचाई लगभग 2720 मीटर है। कुफरी सहित शिमला के आसपास का क्षेत्र कभी नेपाल साम्राज्य का हिस्सा था, जब तक कि यह क्षेत्र सुगौली संधि के हिस्से के रूप में ब्रिटिश राज को नहीं सौंप दिया गया था। 1819 में अंग्रेजों द्वारा इसकी खोज किए जाने तक यह क्षेत्र शेष विश्व से अज्ञात रहा। तो फाइनली दोस्तों आए तो थे हम लोग सोलन शिमला से टॉय ट्रेन से, लेकिन वापस जाना पड़ रहा बस से, क्योंकि आखिरी बस जो सोलन से शिमला जाती है, आखिरी टॉय ट्रेन जो सोलन से शिमला जाती है वो 3:15 बजे की है। और अगर आप 3:15 बजे का ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको मेरी तरह बस पकड़ना पड़ेगा। हालांकि बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आप ओल्ड ISBT सोलन से बस ले सकते हो, काफ़ी सस्ता है, भाड़ा भी बहुत कम है। अभी तक मैंने भाड़ा दिया नहीं, लेकिन भाड़ा कम है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी देते रहूँगा। सूलनी माता मंदिर। माता सूलनी देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के दक्षिण में सीली मार्ग के किनारे विराजमान है। इस मंदिर में माता सूलनी के अतिरिक्त शिरगुल देवता, माली देवता इत्यादि की प्रतिमाएं मौजूद है। जनश्रुति के अनुसार माता सूलनी 7 बहनों में से एक थी। अन्य बहनें हिंगलाज देवी, जेठी ज्वाला जी, लुगासना देवी, नैना देवी और तारा देवी के नाम से विख्यात है। माता सूलनी देवी के नाम से सोलन शहर का नामकरण हुआ था। मान्यता है कि माता सूलनी के प्रसन्न होने पर क्षेत्र में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या महामारी का प्रकोप नहीं होता, बल्कि सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। मेले की यह परंपरा आज भी कायम है। कहा जाता है कि माता सूलनी त्रिशूल धारनी है, इसलिए सोलन शहर को किसी भी तरह की आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। जो कोई भी यहाँ मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि जो कोई भी नया कारोबार शुरू करता है या नव दंपति या फिर कोई नेता चुनाव में खड़ा होता है तो सबसे पहले माता का आशीर्वाद लेने ज़रूर आता है, ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह यहाँ नारियल चढ़ाकर आशीर्वाद लेने आते हैं। क्रेगनानो नेचर्स पार्क से थोड़ी ही दूरी पर मां भद्रकाली का एक खूबसूरत सा मंदिर है, जो कि पौराणिक तो नहीं है लेकिन तीर्थ स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ जाते ही ऐसा लगता है मानो जैसे सतयुग आ गया हो। गेट का दरवाज़ा खुला रहता है और गेट के बाहर ही एक मैसेज लिखा रहता है कि आप दर्शन करके और गेट का दरवाज़ा खुद से बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, राम जी आ गए हैं। अब धीरे धीरे लग रहा है राम राज भी आ जाएगा। और आइए चलते हैं, इसके दर्शन करते हैं और फिर
इस शिमला के ब्लॉग को आगे काली टिब्बा पर लेकर चलते हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में काली मां का एक मंदिर बसा हुआ है। यह यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को काली टिब्बा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के चैल हिल स्टेशन में काली टिब्बा मंदिर स्थित है। काली टिब्बा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 42 किलोमीटर दूर चैल में पड़ता है। समुद्र तल से लगभग 2226 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काली टिब्बा मंदिर हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। काली टिब्बा मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित है। यहाँ का मुख्य मंदिर मां काली का है, जिसे वर्ष 2002 में बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पर मां काली की पिंडी के रूप में स्थापना थी। इनके अलावा यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, गणेश और शिव के भी कई मंदिर है। काली टिब्बा मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर में कई प्रकार के खूबसूरत पत्थर देखने को मिलते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मां काली टिब्बा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद अवश्य पूरी होती है। वैसे तो मां काली का ये मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन मंदिर में दर्शन का समय अलग अलग रीतियों के अनुसार बदलता भी रहता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा उपाय है या तो आप शिमला से बस पकड़ के और चैल होते हुए मां काली टिब्बा आए, या फिर यहाँ पर आकर कैब कर और उसके बाद फिर मां काली टिब्बा पहुंचे। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप शिमला घूमने आए हैं और अगर चैल घूमने आए हैं तो मां काली टिब्बा का दर्शन किए बिना मत जाइए, क्योंकि यहाँ का दृश्य अद्भुत है, जो पूरे शिमला में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर हनुमान जी की विशालकाय सिंदूरी प्रतिमा देखी होगी, जो शिमला में स्थित है। 108 फुट ऊंची इस प्रतिमा को शिमला के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। यह विशालकाय प्रतिमा स्थित है जाखू मंदिर में, जो समुद्र तल से 8040 फीट की ऊंचाई पर जाखू पहाड़ पर स्थित है। आइए जानते हैं इस दिव्य मंदिर की स्थापना के पीछे क्या कारण था और इसका संबंध हनुमान जी से किस प्रकार से है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए हनुमान जी यहाँ पर उतर गए। उनके वेग से जाखू पर्वत, जो कि पहले काफी ऊंचा था, आधा पृथ्वी के गर्भ में समा गया। संजीवनी बूटी के बारे में जानने के बाद हनुमान जी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिमालय में द्रोण पर्वत की तरफ चले गए। जिस स्थल पर हनुमान जी उतरे थे, वहां पर आज भी जाखू में उनके चरण चिन्हों को मंदिर में अलग से एक कुटिया बनाकर संगमरमर से निर्मित कर सुरक्षित रखा गया है। मान्यता है कि यक्ष ऋषि को वापसी में इसी स्थान पर लौटने का वचन देकर हनुमान जी मार्ग में कालनेमी के कुचक्र में ज़्यादा समय नष्ट होने के कारण छोटे मार्ग से होते हुए लंका लौट गए। उधर वे हनुमान जी के लौटने का व्याकुलता से इंतजार करते रहे। उसी समय हनुमान जी ने ऋषि को दर्शन दिए और लौटकर वापस न आने का कारण बताया। माना जाता है कि हनुमान जी के ओझल होने के तुरंत बाद जाखू पर्वत पर एक स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। इसे लेकर यक्ष ऋषि ने हनुमान जी का यह मंदिर बनवा दिया। हनुमान जी की यह स्वयंभू प्रतिमा आज भी मंदिर के आंगन में स्थापित है। बाद में मंदिर में जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, तब यहाँ हनुमान जी की 108 फीट की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कराया गया। यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि लगभग शिमला के प्रत्येक कोने से देखी जा सकती है। प्राइड ऑफ शिमला कही जाने वाली यह प्रतिमा विश्व की कुछ सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। हिमाचल प्रदेश की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु शिमला की इस हनुमान मंदिर की यात्रा अवश्य करते हैं। इस छोटे मंकी ने मेरा सारा प्रसाद छीन लिया है दोस्तों, और मैंने भी इसे हनुमान जी समझ के सारा प्रसाद दान दे दिया। खा ले छोटे मंकी, खा ले। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा शिमला का ब्लॉग यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आपको शिमला पसंद आया होगा और शिमला से भी ज़्यादा उसके तीर्थ स्थल पसंद आए होंगे।
धन्यवाद दोस्तों, आइएगा तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। हर हर महादेव। अकेले अकेले घूम रहा है। छोटू तुम्हारी मम्मी कहाँ है? छोटे